नमस्कार, वक्त हुआ है 6 बजे का और मैं हिमांशु दीक्षित लोकतंत्र में तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। और यूपी चुनाव में बुलडोजर की बात तो बहुत हुई। कहा गया था कि बुलडोजर की सर्विसिंग भी हो गई है और परिणामों के बाद फुल फॉर्म में बाबा का बुलडोजर नजर आएगा। और जैसा बोला गया था, योगी 2.0 में बुलडोजर पूरी रफ्तार से दौड़ता नजर आ रहा है और अपना काम भी कर रहा है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगलने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक शहज़ल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर आज बुलडोजर चल गया। दरअसल शहज़ल इस्लाम ने करीब एक हफ्ते पहले सीएम योगी पर विवादित बयान दिया था और इस बयान के 7 दिन के अंदर ही समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो गई और उनके पेट्रोल पंप को जमींदोज कर दिया गया। उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाहता। शहजील मियां कह रहे थे गोलियां चलाएंगे, लो आपके तो पेट्रोल पंप पर ही बुलडोजर चल गए। ऐसा चला कि पेट्रोल पंप खंडहर बन गया। सुबह सुबह बाबा के 2 बुलडोजर बरेली के भुजीपुरा में विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर पहुंचे और शुरू हुई कार्रवाई। अवैध तरीके से बनाए गए पेट्रोल पंप को मिनटों में ही मिट्टी में मिला दिया गया। हाँ, पेट्रोल पंप की मशीनों को उन्हें हैंडओवर जरूर कर दिया गया। हम इस समय खड़े हुए हैं सीबीगंज के पेट्रोल पंप पर जो भोजीपुरा के विधायक शहज़ल इस्लाम का है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पेट्रोल भरने वाली मशीनें हैं उसको भी सील कर दिया गया है और यहाँ पर ना केवल पेट्रोल पंप बल्कि देखिए ऊपर जो इसका जो शेड पड़ा हुआ था उसको भी पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है और जो जेसीबी है वो लगातार अभी काम कर रही है। यहाँ से प्रदूषण जाँच केंद्र का जो ये काउंटर था उसको उठाकर ट्रैक्टर में लादा जा रहा है और जो पेट्रोल पंप का फर्श है उसको भी जेसीबी द्वारा पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि उनके बुलडोजरों की सर्विसिंग चल रही है। अब चुनाव खत्म हुए तो बुलडोजर काम पर लग गए। बरेली के साथ साथ आज अमेठी में भी बुलडोजर चला। यहाँ वन विभाग की जमीन पर बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को धराशायी कर दिया। लंबे वक्त से इस बिल्डिंग के मालिक को नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन जब माने नहीं तो चापते हुए बुलडोजर मौके पर पहुंचे और 2 घंटे के भीतर जमीन को समतल कर दिया। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि दूसरी पारी में बाबा का बुलडोजर बहुत ही आक्रामक हो गया है। फिलहाल ना तो बाबा गलत करने वालों को बख्शने के मूड में है, ना ही उनके बुलडोजर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो कितने लोगों की धक-धक हो रही है ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। योगी के बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन। 7 अप्रैल 2022 अंबेडकर नगर, बुलडोजर के डर से गैंगरेप के आरोपित ने सरेंडर कर दिया। ये बुलडोजर का डर कहें या योगी 2.0 सरकार का। 3 अप्रैल 2022 रामपुर, अवैध निर्माण करने वाले ने ही अपने मकान गिराने की मांग कर डाली क्योंकि बुलडोजर चलेगा तो नुकसान होगा और पैसे भी दिए जाएंगे। अप्रैल 2022 प्रयागराज की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक खालिद अजीम का जो घर था उसको गिरा दिया गया और अवैध निर्माण को यहां पर गिरा दिया गया। 30 मार्च 2022 की बात करते हैं, सहारनपुर की रेप के आरोपित के घर पर बुलडोजर चला दिया, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। 28 मार्च 2022 की बात करें औरैया की तो सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकान साफ कर दी। ये 28 मार्च 2022 की बात की जा रही है। प्रयागराज की बात कर रहे हैं, पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया और ये कार्रवाई भी लगातार जारी है। ये 28 मार्च की आपको बताई खबर। 27 मार्च 2022 आजमगढ़, अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। हर जगह कार्रवाई की जा रही है कि अगर आप करेंगे अवैध निर्माण तो फिर बुलडोजर चलने के लिए तैयार हो जाइए। 15 मार्च 2022 मेरठ, गैंगस्टर बदन सिंह बुद्धो की
अवैध फैक्ट्री पर बुलडोजर चल गया और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। मार्च 2022 में कानपुर में भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सैकड़ों वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर जो कब्जा था उसको कब्जा मुक्त करा दिया गया। ये हालात उत्तर प्रदेश में। अब एक और अहम खबर की बात करते हैं। मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर कर्नाटक से महाराष्ट्र तक बहुत शोर है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की मांग की, तो कर्नाटक में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार एक्शन में है। कर्नाटक सरकार ने मस्जिदों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद अब मस्जिदों में साउंड नापने की एक मशीन लगाने की तैयारी हो रही है। लेकिन हमारे देश में बात का बतंगड़ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत हो जाता है। इस आदेश को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश तेज हो गई है, जबकि यह सेहत से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। कर्नाटक में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम डाउन, तो दिल्ली में क्यों नहीं? ये अजान होने के बाद कितना डेसिबल है साउंड, आप ये देख सकते हैं लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है। आप देख रहे होंगे अलग अलग कलर्स जो है पॉपअप कर रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। बेंगलुरु में मस्जिदों को दिक्कत नहीं है, तो पटना में आवाज करने में क्या परेशानी? लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद है और यहाँ पर अभी अजान चल रहा है और मैं आपको अपने जो मीटर है उस पर मैं दिखाना चाहूँगा जो अभी लाउडनेस है वो कितना है। आप देखिए यहाँ पर लगभग 80 के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है जब ये अजान हो रहा है। इनकी बीमार दादी को दिक्कत है, आवाज कम क्यों नहीं कर देते? मेरी दादी माँ बहुत बीमार रहती है, उनको भी मतलब अच्छा से नींद नहीं मिल पाता है, इसके कारण से उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है दिन पे दिन। देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर बहस छिड़ी है। इस बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में एक आदेश आया, करीब 250 मस्जिदों को लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने की सलाह दी गई। लाउडस्पीकर में आवाज को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस लगाने को कहा गया। बेंगलुरु में इस आदेश का स्वागत किया गया। यहाँ के इमाम कह रहे हैं कि हम भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहते हैं। लाउडस्पीकर की आवाज कम कर रहे हैं, लाउडस्पीकर पर डिवाइस लगाकर के आवाज कम करेंगे। जामा मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज भी कम की, लेकिन फिलहाल सिर्फ कर्नाटक के मस्जिदों ने इस आदेश का पालन किया है। देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल है उसकी पड़ताल की टाइम्स नाउ नव भारत में। दिल्ली, नोएडा, पटना, देहरादून, देश के बड़े शहरों से टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर आजान के वक्त मस्जिद के आसपास पहुंचे। देखिए यहाँ कितने डेसिबल पर आजान हो रही है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर देखिए। दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके लुटियन जोन के मस्जिद में नमाज से पहले आजान शुरू हुई। बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीर देखिए। यहाँ भी दोपहर की नमाज पढ़ी जानी है, उससे पहले आजान हो रही है, लेकिन लाउडस्पीकर का साउंड चेक सुनिए। लोग लाउडस्पीकर से परेशान हैं, लेकिन लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करने वाला कोई नहीं। नोएडा के सेक्टर 8 में जामा मस्जिद है, यहाँ भी लाउडस्पीकर से आजान हुई। यहाँ के बाशिंदों का लाउडस्पीकर को लेकर क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। बहुत सा मार्केट यहाँ पर इस वक्त लगा हुआ है। इन लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि जब इस इलाके में लाउडस्पीकर की आवाज आती है तो क्या कुछ रहता है? ऐसे 2-4 मिनट, कोई घंटा 2 घंटा तो होता नहीं है। अजान मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट से 4 मिनट, इससे कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3 और 4 मिनट के अंदर अंदर क्या कितना गदर हो जाए, कोई गदर नहीं होता। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोलो। ये क्या है कि हम जैसे यहाँ 10 लोग हैं, अब किसी ने जब से कोई मुद्दा बना ले, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे 24 आवर्स में तो मुश्किल 12 मिनट बजता होगा। एक तरफ जहां लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को लेकर बवाल मचा, वहीं दूसरी तरफ देहरादून की इस मस्जिद ने मिसाल पेश की। टाइम्स नाउ भारत रिपोर्टर अभिषेक सिन्हा दोपहर की नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर खड़े रहे, लेकिन यहाँ न लाउडस्पीकर की आवाज आई, न ही किसी को कोई दिक्कत हुई। बोल ले उससे क्या फायदा, अपना उस हिसाब से दे लीजिए, जिससे किसी को तकलीफ भी ना हो, कोई कह भी ना, शिकायत भी ना हो किसी को। अच्छा, आपसे मैं आप जानना चाहूँगा, यहाँ आवाज़ नहीं थी, ना अजान की आवाज़ थी, ना नमाज के दौरान आवाज़ थी, क्या कहना चाहते हैं? इसका यह है कि जिससे हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। हम अजान जो है इतनी वॉल्यूम कम करके लेते हैं कि जिससे कोई अगर कोई पढ़ रहा है या कोई ऑफिस है या किसी चीज़ का कोई हुआ है, मुझे कोई दिक्कत ना हो हमारी वजह से। क्या पुलिस की तरफ से ऐसे कोई दिशा निर्देश है? ऐसा कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी अपने आप में एक अनोखी नमाज है, जहां अजान और नमाज के समय
कोई आवाज़ नहीं होती। ये सिर्फ आपने धार्मिक सौहार्द को बनाने के लिए यहाँ के समुदाय एक दूसरे को कहीं तकलीफ ना पहुँचे, इसके लिए नमाज और अजान की आवाज़ सिर्फ उतनी ही करता है जिससे कि आम जनता को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लाउड स्पीकर मस्जिदों में होता है तो मंदिरों में भी। कुछ लोगों का तर्क यह है कि अगर मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर अंकुश लगना चाहिए तो मंदिरों पर क्यों नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर हर्षा चंदवानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर पहुंची। वहां लाउड स्पीकर बज रहा था। सुनिए वहां के लोगों की लाउड स्पीकर पर क्या राय है। हम इस वक्त झंडेवाला मंदिर में हैं। हम सीधे यहाँ के जो सेवादार है उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है, आवाज़ भी आ रही है। बतौर यहाँ पे काम करने वाले सेवादार, आप लोगों को क्या लगता है लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर के? क्योंकि एक तर्क ये भी है कि मंदिर में भी लाउड स्पीकर है, पूजा अर्चना की आवाज़ बाहर तक भी जाती है, तो मंदिर पे वो अंकुश क्यों नहीं लाउड स्पीकर पे जो मस्जिदों में है? एक्चुअली मैम मंदिर में लाउड स्पीकर की नीड भी है क्योंकि ऐसा है कि कोई आते हैं, जैसे बच्चा गुम हो जाता है, कोई सामान खो जाता है या गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसकी रिपोर्ट करने के लिए मतलब कि खोया पाया विभाग जो हमारा है वो इसी के जरिए संकेत देता है। सर्टन लेवल तक डेसिबल तक होना चाहिए, ज़्यादा किसी धर्म में भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ आल्सो पोल्यूशन, नॉइज इज आल्सो ए पोल्यूशन। प्रभु का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। इसका नाम एक ऐसा नाम है, बहुत सर्वोपरि नाम है और इसका नाम सबको लेना चाहिए। इसके नाम में कभी कोई कमी आनी नहीं चाहिए। और जो रही लाउड स्पीकर की बात, तो लाउड स्पीकर जब इसका नाम प्रचार होगा तो लाउड स्पीकर बजेगा। यहाँ बात सिर्फ नमाज या अजान की नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर की है। कर्नाटक के मौलानाओं ने तो आदेश मान लिया, लेकिन देश भर में कर्नाटक का यह फॉर्मूला मान्य कब होगा? क्या लाउड स्पीकर पर धार्मिक शोर कंट्रोल होगा? यही यक्ष प्रश्न है। पटना से साकेत कुमार, देहरादून से अभिषेक सिन्हा और नोएडा से वरुण भसीन के साथ हर्षा चंदवानी, दिल्ली, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए लोकतंत्र में अब बात करते हैं गोरखपुर मंदिर के हमले के आरोपित मुर्तजा अब्बासी की। मुर्तजा अब्बासी एटीएस की गिरफ्त में है। जांच टेरर एंगल से भी जुड़ी है और इसी बीच आज एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो आईसिस यानी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का था। इस वीडियो का मुर्तजा कनेक्शन निकाला जा रहा है। क्यों और कैसे, वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक 3 अप्रैल की है, दूसरी 7 अप्रैल की। पहली तस्वीर में गोरखनाथ मंदिर के गार्ड पर मुर्तजा का हमला है। दूसरी तस्वीर है हिंदुस्तान को आतंकी संगठन आईएसआईएस की धमकी। इन दोनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है और वो है हथियार। मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर के गार्ड पर हसुआ से हमला किया था। उसी हसुए को हवा में लहराया था और आईएसआईएस ने भारत के लिए जो धमकी जारी की है, उस वीडियो में भी आतंकियों के हाथ में हसुआ ही। आतंकी भी हसुआ दिखाकर बात कर रहा है। अपने उम्र और भाइयों के कातिल से इंतकाम चाहता है, इन दिन में और कभी हो जाए। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक सवाल तो उठना लाजमी है। क्या मुर्तजा का कोई आईएसआईएस कनेक्शन है? क्या आईएसआईएस की यह धमकी मुर्तजा की गिरफ्तारी को लेकर आई? देखिए हसिया सिंबॉलिक, क्योंकि ये एक तरीके से स्लो एंड क्रूर डेथ वाली बात है। धीरे और क्रूरता के साथ आप किसी का गला काटते हैं। सो ये एक अपने आप में मैसेज है डराने का, धमकाने का, और मुझे लगता है भारत को इसे काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। अब आईएसआईएस के इस नए वीडियो का एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं, जिसमें आतंकी भारत को धमकी दे रहा है। आखिर में हम कुफ्फार मुशरकीन से ये कहना चाहते हैं कि इस खाम ख्याली में ना रहना कि तुम हमारे अमीर या किसी सिपाही को कत्ल या कैद कर लोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये जंग रुक जाएगी। नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह की कसम, ये जिहाद कयामत के दिन तक जारी रहेगा। हम तुमसे जंग करते रहेंगे। आईएसआईएस के धमकी भरे वीडियो में ये आतंकी जो कह रहा है, उसे फिर से सुनिए, गौर से सुनिए। इस खाम ख्याली में ना रहना कि तुम हमारे अमीर या किसी सिपाही को कत्ल या कैद कर लोगे तो तुम्हारे खिलाफ ये जंग रुक जाएगी। नहीं, हरगिज नहीं। आतंकी की जुबान से निकले शब्द शक पैदा करते हैं। आतंकी कह रहा है कि जिहादी सिपाही को कत्ल या कैद कर दोगे तो भी जंग जारी रहेगी। ये वीडियो मुर्तजा की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद आया है। ऐसे में शक जरूर पैदा होता है कि क्या इस धमकी का कनेक्शन मुर्तजा की गिरफ्तारी से है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद भी सवाल यही पैदा होता है कि क्या मुर्तजा का कोई आईएसआईएस कनेक्शन? क्या आईएसआईएस ने मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद ही यह धमकी जारी की है? जहाँ तक इस तरह की बातें मुर्तज़ा से कनेक्ट करने की है तो ये कनेक्ट करी जा सकती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से आतंक और बर्बरता की बात है। सो कुछ हद तक मैं मानूंगा कि यस, लेकिन दुनिया को इसका जवाब देना पड़ेगा, भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा। मुर्तजा का टेरर कनेक्शन है या नहीं, यूपी पुलिस पहले ही इस एंगल में इस मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य मिले हैं जो टेरर कनेक्शन का शक पैदा कर रहे हैं। घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे। मुर्तजा 2011 से लेकर 2022 तक लगातार रेडिकलाइज होता रहा। वो लगातार भड़काऊ वीडियो और लिटरेचर देखता रहा। माना जा रहा है कि वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुका था, इस हद तक कि वो किसी की जान भी ले सकता था। मुर्तजा को लगता था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और एटीएस के सामने कबूलनामे में ये तस्वीर भी साफ हो जाती है। जांच में यह बात सामने आई थी कि 2011 से 13 के बीच मुर्तजा सीरिया से जुड़े वीडियो देखा करता था। 2013 से 2015 के दौर में मुर्तजा आईएसआईएस के वीडियो भी देखा करता था। मुर्तजा ने साल 2012 से 2015 के बीच नेपाल के जरिए सीरिया में पैसे भेजे थे। साल 2020 में भी मुर्तजा ने नेपाल के जरिए सीरिया में 8 लाख रुपए भेजे थे। मुर्तजा 2011 से लेकर 2022 तक लगातार रेडिकलाइज होता रहा। वो लगातार भड़काऊ वीडियो और लिटरेचर देखता रहा। माना जा रहा है कि वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुका था, इस हद तक कि वो किसी की जान भी ले सकता था। मुर्तजा को लगता था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और एटीएस के सामने कबूलनामे में ये तस्वीर भी साफ हो जाती है। बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में रखूँ जस्टिफिकेशन। उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। ये तो आपने मुर्तजा की बातें सुनी, अब मुर्तजा के साथ साथ आईएसआईएस की धमकी भी सुन ली और दोनों की तुलना की। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मुझे उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई। और मशरिक से लेकर मगरिब तक कुफ्फार और मुशरिकीन अरब व अजम से जंग करते रहे। इस्लाम का हम तक पहुंचना अल्लाह के फजल के बाद इन्हीं के जिहाद में इस्तिमरार की बरूने मिन्नत है। बिलाद हिंद में बसने वाले मुसलमानों, हमें यह खबर मिली है। मुर्तजा जो बातें कर रहा है, आतंकी भी कुछ उसी लहजे में लोगों को भड़का रहा है। ऐसे में मुर्तजा के आईएसआईएस कनेक्शन पर सवाल उठना लाजमी है। मुर्तजा के आईएसआईएस कनेक्शन का शक यूपी एटीएस की जांच से भी सामने आता है। मुर्तजा अब्बासी इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर कट्टर इस्लाम की बातें सुनता और उनसे सवाल पूछता। उसने करीब $29 का इंटरनेशनल सिम खरीदा था, जिससे उसने फेसबुक और टेलीग्राफ पर अपना अकाउंट बनाया। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि मुर्तजा आईएसआईएस के लिए सीरिया में जाके युद्ध तक करना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला, जिसका उसे दुख है। मुर्तजा की गिरफ्तारी, मुर्तजा के बयान, मुर्तजा की मानसिकता और अब आईएसआईएस का भड़काऊ वीडियो, मामला टेरर एंगल का है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन है, और अगर है तो देश में ऐसे कितने मुर्तजा एक्टिव हैं। गोरखपुर से आमिर हक और लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ, नव भारत। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। हमारे लोकतंत्र की दुनिया में मिसाल दी जाती है। अब तक देश में 19 आम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हैरत होगी कि हमारे यहां कुछ लोग राजनीतिक रूप से अब भी परिपक्व नहीं हो पाए हैं। बरेली में एक वोटर के साथ जो हुआ वो हैरान करने वाला है। आपको ये बता दें, उस वोटर का धर्म इस्लाम है और ये इसलिए बताना जरूरी है कि कुछ लोग उसके बीजेपी को वोट देने से खफा हो गए। उसका मोदी और योगी की तारीफ करना कुछ लोगों को अखरने लगा, और फिर क्या हुआ वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी जी जो हैं
वो राम के अवतार हैं। योगी जी जो है वो कृष्ण का अवतार है। तुम एक मुसलमान हो और ऐसी बातें करते हो। क्या धर्म से राजनीतिक सोच की बाउंड्री तय होगी? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पॉलिटिकल आजादी के कोई मायने ही नहीं है? बरेली में पीएम मोदी को राम और सीएम योगी को कृष्ण बताने पर मुस्लिम युवक कामरान के साथ सरेआम मारपीट की गई। मारपीट करने वाले सवाल पूछ रहे थे, मुसलमान हो तो मोदी और योगी की तारीफ कैसे कर दी? ये साहब चुनावी रंजिश रखते हैं, ये रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो है मोदी जी जो हैं वो राम के अवतार हैं और हमारे देश को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। हमें आटा दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है। यही कहा करता था कि योगी जी जो है वो कृष्ण का अवतार है। ये लोग इसी वजह से कट्टरपंथी होने की वजह से ये लोग साजिशन तौर पर मुझसे रंजिश रखने लगे कि तुम एक मुसलमान हो और ऐसी बातें करते हो। और यही बात लेकर इन लोगों ने मुझसे रंजिश रखे। 2 दिन पहले भी मुझे मारा था, आज भी पूरे जान से मारने की इन लोगों की साजिश है। कामरान का पहला कसूर आपने देख ली, अब देखिए उसका दूसरा कसूर। मारपीट करने वालों ने कामरान से सवाल पूछ दिया कि जब मोदी योगी के विचारों का इतना विरोध है तो फिर योजनाओं के लाभ क्यों लेते हो? अगर योजनाएं पसंद हैं तो फिर वचन से क्यों कंगाल हो? और मैं कहता हूं कि जब तुम इनका बुराई करते हो, वोट नहीं देते हो, तो आटा क्यों ले रहे हो? आटा ले रहे हो, नमक ले रहे हो, सब चीज़ें ले रहे हो, लेकिन बुराई इन्हीं की कर रहे हो। यही बात इन लोगों को बुरी लगती है। सवाल ये नहीं है कि कौन किस योजना से क्या लाभ लेता है और किसको वोट देता है। सवाल तो यह है कि मुसलमान व्यक्ति मोदी और योगी का राजनीतिक समर्थक है तो उसके साथ मारपीट होगी, क्या उसकी आवाज दबा दी जाएगी? ऐसा नहीं है कि मोदी योगी की तारीफ करने पर बरेली के कामरान को ही पीटा गया। इससे पहले कुशीनगर से भी गंभीर मामला सामने आया जब बाबर नाम के शख्स ने बीजेपी की जीत पर मिठाइयां बांटी थी और मोदी योगी के समर्थन में जय श्री राम के नारे लगाए थे। इससे नाराज उसके मुस्लिम पड़ोसियों ने पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। कानपुर के शकील अहमद को भी सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि उसने अपने घर में बीजेपी का झंडा लगा लिया था। इसके अलावा बदायूं के शाहरुख को इसीलिए धमकी दी गई क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक है और बीजेपी को वोट दिया था। मुरादाबाद के एक मुस्लिम डॉक्टर मोहम्मद निजाम भारती को आरएसएस के स्वयंसेवकों का स्वागत फूलों से करने पर फतवा तक जारी कर दिया गया था। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे कट्टरपंथ की कोई जगह हो सकती है? सवाल तो ये भी है कि ऐसा करके साबित क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के प्रति मुसलमानों का विचार लगातार बदल रहा है। साल 2017 में यूपी चुनाव में 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। साल 2019 में यह आंकड़ा 8% तक बढ़ गया। साल 2022 में यूपी चुनाव में यह 8% पर टिका रहा। यानी यूपी के कुल 19% मुसलमानों में से एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट देता है। और ऐसा ना मानने के कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि यह वोट सबका साथ सबका विकास के बीजेपी के चर्चित नारे की एक मिसाल है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नारा कभी नहीं था, नहीं है, ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। समाज का हर वर्ग, देश का हर कोना, समाज का हर तबका, ये हमारा अपना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 25 के मुताबिक इस देश का हर नागरिक अपनी अभिव्यक्ति और धार्मिक विचार के साथ जीने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में राजनीतिक सनक की कोई जगह नहीं और समाज पॉलिटिकल विचार के आधार पर बेड़े में जकड़ा नहीं जा सकता। लोकतंत्र की यही ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात करेंगे आम आदमी से जुड़ी एक खबर की। आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को क्या चाहिए? सुकून भरी जिंदगी। वो जितना कमाता है उसमें आराम से उसकी जिंदगी जी ले, कुछ पैसों की बचत भी कर ले। इससे ज्यादा किसी आम आदमी को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आजकल महंगाई की मार ऐसी पड़ रही है कि आम आदमी का जो पूरा गुणागणित है वो बिगड़ गया है। यह महज महंगाई की बात नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि अगर बाजार और लोगों की आय का संतुलन बिगड़ गया तो फिर आगे कैसे काम चलेगा? आपदा में अवसर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आज साक्षात दर्शन कर दीजिए।
तेल से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हुआ तो लूट मच गई। जिसको जो मिला उसी से भरकर तेल ले गए। श्रीलंका में दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं। महंगाई की मार से बेहाल देश में लगभग हर चीज की कमी है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की राशनिंग हो रही है। पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार आम बात है। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में भी आर्थिक बदहाली की वजह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरू की राजधानी लीमा में इमरजेंसी लगा दी गई। भीड़ ने दुकानों को लूट लिया है। इन दंगों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क पर अराजकता के हालात। यानी महंगाई और आर्थिक मंदी की मार ग्लोबल है और कोरोना इफेक्ट की वजह से इसका संकट कहीं ज्यादा बढ़ गया है। भारत में भी महंगाई चरम पर है। आम लोगों का आर्थिक बजट डगमगा गया है। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल 10 रुपए लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। एक हफ्ते में अब तक 9 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी सीएनजी पर हो चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर का रेट अब तक 2200 रुपए हो चुका है। लोग कमर तक महंगाई में धंसे हुए। बहुत महंगाई की मार इतनी हो गई है कि जनता का जीना दुभर हो गया है। आम जनता त्रस्त हो गई है। ये महंगाई ऐसे ही आम जनता को खा रही है। फ्यूल का जब 10 पैसा बढ़ता था, 10 पैसा, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी रोड पे उतरती थी। आज हर दिन 1 रुपया बढ़ाया जा रहा है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कैसे कैसे मुद्दे लाए जा रहे हैं। मैं तो सभी से यही चाहूँगा कि भाई धीरे धीरे आप लोग बैटरियों की गाड़ियों में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, जो इलेक्ट्रिकल जिनको गाड़ियां अभी मार्केट में आ रही है। नींबू, दाल, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर है। लोगों की रसोई का बजट और थाली का स्वाद बिगड़ चुका है। यानी आसमान पर भाव है। पहले किलो के भाव सब्जियां खरीदते थे, अब झोले में पाव है। सच यही है कि पूरी दुनिया में जहां भी महंगाई ने पैर पसारे हैं वहां लोग परेशान हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। महंगाई की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट चरम पर है। सवाल उठता है कि सरकारों को महंगाई से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। सत्य यह है कि महंगाई का बड़ा असर ईमानदारी पर होता है। अनियंत्रित महंगाई सबसे भ्रष्ट, अराजक और निर्मम बनाती है। नहीं तो यह बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि मुजफ्फरपुर में हादसे का शिकार हुए टैंकर से तेल न लूटी जा रही हो या ऐसा करने वालों की तादाद बहुत कम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। राजस्थान के करौली दंगे पर टाइम्स नाउ भारत हर दिन आपको सबूत के साथ नया खुलासा दिखा रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दंगे का मुख्य आरोपित मतलूब अहमद बीच दंगे में दिख रहा है। देखिए ये कौन है। ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं हाथ में मोबाइल लिए है, ये मतलूब है। इस वीडियो में वो दिख तो जरूर रहा है लेकिन फोन पर क्या बात कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या फिर ऑर्डर ले रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें मतलूब के बगल में गहलोत साहब की पुलिस भी खड़ी है। राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल यहां पर खड़ा है। दंगा हो रहा है, दंगाई हुड़दंग मचा रहे हैं। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में पत्थर है, हंगामा मचा हुआ है, लेकिन पुलिस वाले को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। वो इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं दिख रहा। हम एक बार फिर पूरा वीडियो आपके सामने अप साउंड कर देते हैं। देखिए, सुनिए, समझिए। चलिए अब आपके सामने 3 तस्वीरें रख रहे हैं। पहली तस्वीर तब की है जब खुलेआम दंगे में पुलिस वाला खड़ा है।
दोनों गुट के लोग आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा है। दूसरी तस्वीर में मतलूब के घर, पुलिस वाले की दस्तक में लाठी, डंडा, पत्थर ये सब मिला। और ये देखिए कैसे वहां पर लाठी डंडों का ढेर, पत्थर एकजुट किए हुए थे ताकि दंगा भड़काया जा सके। तीसरी तस्वीर आज की है जिसमें मतलूब खुद दंगे के बीच में दिख रहा है। वो फोन पर बात कर रहा है और ये जो वीडियो है ये उस वक्त का है और ये हम देख रहे हैं कि यहां पर बात करते हुए अब वो कर क्या रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ले रहा है, ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। तो ये तस्वीरें यहां पर आपने देख ली। हमारे सहयोगी भंवर, पुष्पेंद्र और सब्यसाची राय जुड़े हुए हैं करौली राजस्थान से। बात करते हैं इनसे। भंवर, जरा ये बताइए, टाइम्स नाउ नव भारत एक एक सच बता रहा है, सारे सच रख दिए, सारे सबूत रख दिए, उसके बावजूद ना पुलिस के आला अधिकारियों की आंख खुल रही है और ना ही सरकार की। ऐसा क्यों? देखिए, सरकार की आंख तो इसलिए नहीं खुल रही है क्योंकि उनको जवाबदेही बनती है और वो जवाब देना नहीं चाहते। यही वजह है कि हमारे जो कुलीग हैं वो जयपुर में लगातार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस पर अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ करौली में हम रोज एक नया सबूत लेकर आ रहे हैं और आज तो हम दो सबूत लेकर आए हैं जिसमें हमने दिखाया है कि पुलिस अधिकारी, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी, एसएचओ मौजूद होते हैं और तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं उन लोगों को जो धार्मिक नारे लगाते हुए उन्माद फैला रहे हैं। और वो व्यक्ति वहां मौजूद है जो व्यक्ति मुख्य आरोपी है। और बिल्कुल इसमें एक बात गौर करने वाली है, एक बात इसमें गौर करने वाली है सब्यसाची, ये हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर लाठी डंडे चला रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, लेकिन मतलूब फोन पर व्यस्त है, वो लगातार फोन पर बात कर रहा है। अब इसे किस मायने से देखें? जी बिल्कुल, देखिए जो वीडियो एविडेंस जो टाइम्स नाउ लगातार दर्शकों को दिखा रही है, सामने अब स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो आरोपी है मतलूब वो पुलिस के सामने से चल के जा रहा है और उसके बाद जो कम्युनिटी मीटिंग बैठाई गई थी, पीस कम्युनिटी मीटिंग, उस मीटिंग में भी वो मौजूद था जहां पे वो पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठा था। तो इसके बावजूद भी पुलिस 6 दिनों तक अभी भी मतलूब को अरेस्ट नहीं कर पाई है। क्या कर रही है पुलिस? क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई दबाव दिया नहीं जा रहा है? क्योंकि लगातार टाइम्स नाउ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी से भी ये प्रश्न कर रहा है कि पुलिस अधिकारी जो इंचार्ज है इस इन्वेस्टिगेशन के, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में डेवलपमेंट अभी तक क्या है? कुछ भी डेवलपमेंट सामने नहीं आया और लगातार जो कांग्रेस के जो कैबिनेट मिनिस्टर हो या लोकल लेवल के मिनिस्टर हो, सभी एक ही गीत लगातार गा रहे हैं कि जो झमेला हुआ वो बीजेपी के कारण हुआ। कोई भी स्पष्ट तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ना ही कोई मतलूब के बारे में कोई भी जिक्र कर रहा है। तो इससे साफ तरीके से पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है, लीडरशिप की मंशा क्या है, क्योंकि 6 दिनों तक अभी भी कोई सॉलिड स्टेटमेंट आया नहीं है कांग्रेस से। जी बिल्कुल, और पुलिस अनुसंधान कर रही है। तो मैं भंवर यही जानना चाहता हूं कि जो पुलिस राजस्थान की इतने लंबे वक्त से अनुसंधान कर रही है, इसका कुछ आउटपुट रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? इसका आउटपुट रिजल्ट सिर्फ ये आएगा कि जब जब इस तरह के वाकये राजस्थान में होते हैं, वो चाहे महिलाओं के रेप से जुड़ा वाकया हो, चाहे वो सामूहिक गैंगरेप का वाकया हो, चाहे वो एमएलए के बेटे का द्वारा रेप का मामला हो, चाहे वो करौली का मामला हो, सरकार ने ठान लिया है कि थोड़े दिन कुछ लोग आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चुप हो जाएंगे और भूल जाएंगे। यही सब चल रहा है। चाहे अलवर में गैंगरेप जो हुआ एक मूक बधिर के साथ, जो विबंधित भी है, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 75 दिन के आसपास होते आ रहे हैं उसको। जौहरीलाल मीणा जिसके बेटे पर आरोप लगा एमएलए कांग्रेस का, उसमें भी कुछ दिन लोग आए, चीखे चिल्लाए, चुप हो गए। और यही नीति यहाँ अपनाई जा रही है कि ठीक है और बढ़ा दीजिए कर्फ्यू, 7 तारीख तक कर दिया, आज फिर बढ़ा दिया, 10 तारीख तक कर दिया। लोग आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चुप हो जाएंगे और फिर हम कुछ ऐसा शगुफा लेकर आएंगे कि वोट में तब्दील कर लेंगे। ये नेताओं ने ठान कर बैठे हैं। इसकी वजह से वो व्यक्ति ठगा सा महसूस करता है जो उन्हें अपना मत देकर जनता यहाँ पर परेशान आती है। बिल्कुल जनता परेशान होती है और ये हम देख भी रहे हैं। जब आपने जनता से बात करी तो वो मर्म उनके अंदर का साफ नजर आया। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और राजनीतिक खबरों की बात करें तो राजनीतिक खबरों के साथ अगर आपको एंटरटेनमेंट का तड़का चाहिए, एंटरटेनमेंट देखना है, तो फिर पाकिस्तान की खबर आपको जरूर देखनी चाहिए।
इन दिनों पाकिस्तान में जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, या फिर मेलो ड्रामा भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। ड्रामे का नया ठिकाना है लाहौर, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में असेंबली पर ताला लटका तो विपक्ष ने एक होटल में बहुमत साबित कर दिया। आधी रात को यह नाटक नौटंकी होती रही और यह आपको भी देखना चाहिए। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के हक में 199 वोट से मेरे दृश्य अद्भुत भी है, अविश्वसनीय भी और अकल्पनीय भी। कमरा होटल का है और काम असेंबली का हो रहा है। ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है, जहां सरकार होटल में बनाई जा रही है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN ने होटल में विधायकों को जमा किया और ऐलान कर दिया कि उसके साथ 199 MLA हैं, लिहाजा वो फ्लोर टेस्ट में पास हुए और अब उनका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकार बनाने का हक है। दरअसल जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के असेंबली में विश्वास मत पर वोटिंग नहीं कराई गई तो मरियम नवाज ने विधायकों को इकट्ठा किया और बस में बिठाकर सीधे होटल पहुंच गई। दावा किया कि उनके पास बहुमत है, लेकिन इमरान खान असेंबली में बहुमत साबित करने नहीं दे रहे हैं। जितने इजलास चाहे कैंसिल करें, इमरान खान की और उसकी जाली हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की कहानी खत्म और अब हुकूमत हमजा का हक। इमरान की पार्टी PTI के नेता और पंजाब सूबे के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने असेंबली में वोटिंग कराने का ऐलान किया था, लेकिन स्पीकर ने असेंबली के गेट बंद कर दिए और भारी पुलिस बल की तैनाती करा दी। इससे हुआ ये कि असेंबली में वोटिंग नहीं हो पाई। इसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी ने विधायकों को बसों में भरा और होटल पहुंच गए और वहां पर वोटिंग करा के बहुमत साबित कर दी। और स्पीकर का स्टाफ डर रहे हैं मेरे से। हम सेशन कहीं भी बुला सकते हैं, वो लाएमल हमने तैयार नहीं की, हम कर सकते हैं। मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए। मैंने अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस इलेक्शन को कराएं और फौरी तौर पे कराएं। शहबाज गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। उधर इमरान खान की पार्टी PTI अपने डिप्टी स्पीकर की बगावत पर बुरी तरह बौखला गई। बच्चा कहता है कि मुझे 4 टिकटें दे दी है नून लीग ने। बताएं बच्चे जमूरे को, यहाँ पर चौधरी परवेज अलाई बैठा हुआ है असेंबली के अंदर। दिल्ली जो होती है ना, वो भी सारे गोर अपने मजूरे को निकाह देती। आपको डुगडुगी पकड़ाई थी कि आप जरा थोड़ी देर तमाशा करें। आप अभी भी बच्चे जमूरे हैं। आपके नीचे से आज कालीन खींच दिया गया और आप धड़म गिरे हैं और अब अपनी जुल्फें पीछे कर लीजिएगा। ये ना हो किसी दरवाजे शरवाजे में लगे जाके। अगर तख्ते लाहौर रियाला किसी को बनाना है तो कानून के पुल के नीचे से गुजरना पड़ना। इस पूरे सियासी ड्रामे को समझने के लिए पिछले महीने की 28 तारीख का जिक्र जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार को इमरान ने अपनी सरकार बचाने के लिए शहीद कर दिया था। तय ये हुआ था कि अगर PMLQ नेता चौधरी परवेज इलाही पंजाब सूबे के CM बनते हैं तो इसके एवज में नेशनल असेंबली में वो इमरान की सरकार को समर्थन देंगे। लेकिन इमरान खान का ये दांव उल्टा पड़ गया। उनकी अपनी सरकार तो गई ही, पंजाब प्रांत में भी सियासी गणित बिगड़ गया। अब नवाज शरीफ की पार्टी PMLN का दावा है कि बहुमत उनके पास है, लिहाजा असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। लेकिन इमरान खान और उनकी पार्टी नेशनल असेंबली की तरह यहाँ भी पीछे के दरवाजे से सत्ता में पकड़ बनाने की जुगत में है। खान साहब ने बाहर भगाया। फराह गुज्जर इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। जिस तरह शहजाद अकबर इमरान खान साहब ने वफाक में अपना फ्रंट मैन बनाया, इसी तरह पंजाब में फराह गुज्जर को बिठाकर लूट मार की। क्यों बुज़दार साहब को वजीर आला बनाया? इसी तरह का ताबेदार चाहिए था। असल में पंजाब में फराह गुज्जर साहिबा चीफ मिनिस्टर थी। वो गोदाम जो पैसों का बनी गाला में भरा गया है, वो शहजाद अकबर और फराह गुज्जर साहिबा के जरिए भराया गया है। जेल जाने की तैयारी करें। आइन तोड़ने वालों को इलेक्शन में लड़ने की इजाजत नहीं होती। बहरहाल पाकिस्तान में नौटंकी चरम पर है। मरियम सियासी आंसू बहा रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब भावनाओं को हवा देकर सियासी फायदा लेने का वक्त आ चुका है। उधर इमरान खान के सामने तो आगे खाई है और पीछे कुआं। सोचा था पंजाब में डील करके इस्लामाबाद का किला बचा लेंगे, लेकिन हुआ ये कि इमरान ना घर के रहे और ना घाट के। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
लोकतंत्र में अब बात रूस यूक्रेन की कर लेते हैं। रूस मान नहीं रहा है और यूक्रेन है कि डट नहीं रहा है। जंग का आज 41वां दिन है और इन 41 दिनों में रूस ने ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करके दिखाया जो दुनिया ने अभी तक कम ही देखे थे। देखिए रूस के वो सीक्रेट हथियार जिनसे पुतिन कर रहा है यूक्रेन पर वार। एक, दो, तीन, चार, पांच, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन ये मिसाइल नहीं रुकेंगे। रूस ताबड़तोड़ यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। आधुनिक मिसाइल, टैंक और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का 43वां दिन है। महायुद्ध हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन के साथ और भी भयानक मोड़ लेता जा रहा है। यूक्रेन से लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज जो तस्वीर सामने आई है उससे यह साफ हो गया है कि रूस ने अब यूक्रेन पर फाइनल अटैक कर दिया।